आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसमें एक महिला के जिगर में जल रही हवस की आग, जिसने पूरे परिवार को जलाकर खाक कर दिया। उसके मन में पनप रही नाजायज हसरतों के पीछे दबे पांव मौत घर में दाखिल हो रही है, ये उसे अंदाजा ही नहीं था। आज की कहानी में कत्ल भी है, हवस भी है, लालच भी है और बेरहमी की हदें भी पार कर दी गई हैं। जय 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 श्री राम, सत श्री अकाल, जोहार, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज जैन। आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्राइम फोकस। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। शाम के 7:30 बजने को हैं और जुर्म की सनसनीखेज कहानियों का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी नई क्राइम स्टोरी आप मिस ना करें। और हाँ, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। फेसबुक या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं तो हमें अभी से फॉलो कर लीजिएगा, ताकि क्योंकि यहाँ आपको मिलती है जुर्म की वो सच्ची दास्तां जो आपको और आपके परिजनों को करती हैं अपराधियों से सावधान। तो आइए शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी। आज की ये जो कहानी है वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से है। दिन का वक्त था। सरई थाने में थाना प्रभारी मलखान सिंह अपनी डेस्क पर बैठे हुए थे। उसी वक्त राजू नाम का एक व्यक्ति उनकी ओर चला आता है। उसके कदम तेजी से मलखान सिंह की ओर बढ़ रहे थे। चेहरे पर पसीना था। वो बताता है कि उसके माता पिता, उसकी पत्नी सुनीता और 13 साल की बच्ची पूजा समेत घर के 4 सदस्यों की हत्या के बाद घर में लूट की गई है। इतना सुनते ही मलखान सिंह के जो होश हैं वो पाकता हो जाते हैं और वो बिना किसी देरी के तत्कालीन एसपी इरशाद वली को फोन कर सारी वारदात के बारे में बताते हैं। इसके बाद मलखान सिंह की गाड़ी थाने से निकलकर वारदात वाले स्थल पर पहुंच जाती है। राजू के घर के बाहर लोगों का मजमा लगा हुआ था। अब पुलिस जैसे ही घर के भीतर दाखिल होती है तो क्राइम सीन पर बिखरा हुआ खून देखकर यह एहसास हो जाता है कि यह वारदात कितनी खौफनाक रही होगी। तब तक पुलिस के आला अधिकारी भी मौका वारदात पर पहुंच चुके थे। अब मौके पर निरीक्षण करने के बाद, कागजी कार्रवाई करने के बाद चारों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब गांव में ये चर्चा थी कि दफीना छत्रधारी के घर काल बनकर आया है, यानी कि मतलब साफ था कि गड़े धन की यहां पर बात की जा रही थी। गांव वालों का मानना था कि ये क्षेत्र डाकुओं का जमावड़े वाला इलाका है। डाकू जब भी कोई लूट करते हैं, डकैती करते हैं तो उस धन को किसी निशानी के सहारे खेतों में गाड़ दिया करते हैं। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि डकैतों के मुठभेड़ में मारे जाने, जेल जाने या जेल से बाहर आने तक या तो वो खजाना किसी और के हत्थे चढ़ जाता या फिर निशानी मिटने के कारण उस तक वो पहुंच नहीं पाते और वो धन जमीन में गड़ा रहता और बाद में किसी को मिल जाता। यानी कि गांव वालों का कहना था कि दफीने में मिली हुई माया हर किसी को फलती नहीं है और फल जाए तो राजा बना दे और ना फले तो सब कुछ तबाह कर देती है। और उनका मानना था कि यही छत्रधारी के साथ हुआ है। लेकिन पुलिस को तलाश थी जयभान सिंह की। जयभान सिंह वही शख्स है जिसका जिक्र राजू ने एफआईआर के वक्त संदेह जाहिर करते हुए किया था। अब पुलिस के मुखबिरों की टीम जयभान सिंह के गांव लामी में डेरा डाले हुए थी, लेकिन उसे कोई सफलता हाथ नहीं लग रही थी। इधर पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था कि हत्या आरोपी अब तक उसकी गिरफ्त में क्यों नहीं है। ऐसे में एक रात पुलिस को मुखबिर सूचना देते हैं कि जयभान सिंह अपने घर में दाखिल हुआ है। पुलिस जयभान सिंह के घर को आधी रात को घेर लेती है। वो अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। जैसे ही उसे पुलिस के आने की भनक लगती है वो खेत के रास्ते भागने की कोशिश करता है, लेकिन पहले से मुस्तैद पुलिस उसे दबोच लेती है और थाने ले जाकर अच्छे से उसकी खातिरदारी करती है और उससे पूछती है कि बता ये कहानी आखिर है क्या। तो वो अपने 2 साथियों के साथ इस पूरी हत्याकांड और लूट की वारदात को कबूल कर लेता है। फिर जो कहानी निकल कर सामने आती है वो आप सबको हैरान कर देगी। दरअसल ये जो राजू है, इसके साथ में इसके पिता यानी छत्रधारी साहू, इसकी माँ और इसकी पत्नी सुनीता और उसकी 13 साल की बेटी पूजा भी रहा करती। अब होता यह है कि जो राजू है अपनी पत्नी को वक्त नहीं दे पा रहा था। अब इसके मन में हवस की आग जल रही थी। ये चाहती थी कि इसका पति इसके साथ अधिक समय बिताए, इसके साथ घूमने बाहर जाए,
लेकिन पति थोड़ा संस्कारी टाइप का था, यानी कि ये अपने काम धंधे पर ध्यान दिया करता था और गांव की लोकलाज और मर्यादा के चलते कायदे कानून में रहा करता था। अब एक दिन इसकी पत्नी सुनीता इसका हाथ पकड़कर कमरे में ले जाती है, लेकिन ये उसे अपनी जवान होती बेटी का हवाला देते हुए कायदे में रहने की ताकीद दे देता है। इसके बाद से ये और भी बेचैन हो जाती है। इसी बीच राजू के घर के पास में रामाश्रय यादव के मकान में उसका एक रिश्तेदार जयभान सिंह रहने को आता है और सुनीता उसके सामने से निकलती है और ये अपना दिल सुनीता पर फेंक बैठता है, यानी कि अब इसका दिल सुनीता पर आ चुका था। अब जयभान सिंह के दिल में उसे पाने की हसरतें हिलोरे मार रही थी। अब चूंकि ये छत्रधारी जो है रामाश्रय के पड़ोसी थे तो उनके यहाँ आना जाना लगा रहता था, तो अब ऐसे में ये जो जयभान है उनसे पहचान कर लेता है, यानी कि ये छत्रधारी के यहाँ आना जाना शुरू कर देता है। इसका रास्ता साफ हो चुका था, यानी कि अब नैन मटक्का दोनों के बीच में शुरू हो चुका था। अब ये जो सुनीता है वो भाप चुकी थी कि इसके दिल में भी कुछ हसरतें पनप रही हैं। अब सुनीता जब भी जयभान गांव में होता तो वो बाहर निकलकर सचती सबरती और बाहर जाती, उसके दिल में जल रही हवस की आग को हवा देती और अपने घर के अंदर आ जाती। अब दोनों के बीच में मानो आंखों ही आंखों में सब कुछ साफ हो चुका था और एक दिन मौका देखकर जयभान सिंह घर के अंदर दाखिल होता है और घर के अंदर दाखिल होने के बाद 1 घंटे बाद जब ये बाहर निकलता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी और जो सुनीता है वो भी अपने पलंग पर राहत की सांस ले रही थी, यानी कि इन दोनों के बीच में वो सब हो चुका था जो एक पति और पत्नी के बीच में होना चाहिए। अब ये सिलसिला शुरू हो जाता है क्योंकि इन दोनों का मिलना भी इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि पति बाहर गांव होटल खोलने चला जाता और माता पिता खेती किसानी में लगे रहते और जो पूजा है वो भी दोपहर में अपनी सहेलियों के यहाँ चली जाती। अब बातों बातों में ये जो जयभान है सुनीता से कहता कि मैं तुम्हें रानी बनाकर रखना चाहता हूँ, तो सुनीता कहती कि रानी तो मैं पहले से हूँ, मुझे महारानी बनाने की बात करो। और वो कहती है कि मेरे ससुर को खेत में एक जेवरों से भरा घड़ा मिला है, यानी कि माया मिली है, लेकिन वो इतना कंजूस है कि किसी को बताता नहीं है, मुझे देता नहीं है। यदि ये मर जाए तो फिर मैं सोने की बनकर गांव में घूमूं। ये सब बात कर ही रही थी तो जयभान तपाक से पूछता है क्या तुम सही कह रही हो? वो कहती है बिल्कुल। तो वो कहती है कि ये तुमने मुझे क्यों बताया? तो वो कहती है कि जब मैंने तुम्हें जिस्म ही सौंप दिया तो ये माया और ये धन और दौलत तो मामूली सी बात है। अब वो इसके गले मिल जाती है और इसके बाद जयभान चला जाता है, लेकिन जयभान का जो मन था अब सुनीता से हटकर उस घड़े पर अटक चुका था। वो उसे किसी भी हद तक हासिल करना चाहता था, लेकिन उसे मालूम था कि सुनीता उसका इस काम में साथ नहीं देगी, तो वो किसी और जुगाड़ में लग जाता है। अब इसी बीच उसकी गांव के 2 छटे हुए बदमाश बब्बू सिंह और सत्यनारायण तिवारी से मुलाकात होती है और वो उनके साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रचता है और धारदार हथियार लेके छत्रधारी साहू के घर में दाखिल होता है। छत्रधारी को वो डराते हैं, धमकाते हैं और उस घड़े के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ भी होने से इनकार कर देता है। इतने में उसकी पत्नी यानी कि सुनीता की सास वहां आ जाती है। वो चिल्ला पाती, चीख पाती, इससे पहले ही ये इन दोनों का कत्ल कर देते हैं और अंदर दाखिल होते हैं। अंदर सुनीता मिलती है, सुनीता से भी उसके बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कुछ भी जानकारी होने से इनकार कर देती है। अब ये खुद ही उसे खोजने का मन बना लेते हैं और सुनीता को भी ठिकाने लगाकर आगे बढ़ते हैं। इतने में उसकी बेटी जो पूजा है वो भी घर में आ जाती है। क्योंकि जयभान को ये पूजा पहचानती थी, इसलिए ये पूजा का भी कत्ल कर देते हैं और घर में जो कुछ भी मिलता है उसे लेकर और रफू चक्कर हो जाते हैं। इसके बाद जब राजू घर में आता है तो ये सब देखता है और पुलिस के पास पहुंच जाता है। तो देखा आपने, सुनीता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था जिस जयभान के दिल में जल रही हवस की आग को वो बार बार हवा दे रही है, एक दिन वो ना सिर्फ उसके परिवार को बल्कि उसे भी जलाकर खाक कर देगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात आपसे किसी अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।